Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Khadija Nasir and you are watching Master G Network. आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एंड द टॉपिक इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे नेटवर्क masterg.com को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें. तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ. What is genetic engineering? The deliberate modifications in the genetic information of an organism by directly changing its nucleic acid genome is called genetic engineering. डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हासिल करने के लिए अगर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसे हम चेंज कर दें तो उस प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप को चेंज करके या उनकी जो है जीन्स उनको रिप्लेस करके कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो हम न्यू प्रोड्यूस करते हैं उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और वो जिस प्रोसेस के थ्रू चेंज होते हैं उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब न्यू जेनेटिक मेकअप को कंबाइन करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इस टेक्निक के और भी डिफरेंट नेम्स हैं. फर्स्ट वन इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, second is recombinant DNA science, third one is gene transfer, fourth is gene splicing and fifth one is gene cloning. इन सब टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि जो डिज़ायर्ड हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स का जीन होता है उसे हम एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं. उसके बाद हम उस ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग करा लेते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं. सबसे पहला टूल जो हम यूज़ करते हैं वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट या सोर्स ऑफ डीएनए, मतलब वो डीएनए जो हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो. सेकंड है हमारे पास वेक्टर, थर्ड है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फोर्थ है हमारे पास होस्ट सेल और फिफ्थ है कल्चर मीडिया, बफर या रिएजेंट्स. अब हम वन बाय वन इन सब टूल्स को जो डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है हमारे पास सोर्स ऑफ डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट. इसको हम टारगेटेड डीएनए भी कहते हैं, यानी कि ये वो डीएनए होता है जिसमें सारे करेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं. हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स का वो डीएनए लेते हैं जिसकी करेक्टरिस्टिक्स वो हों जो हमें रिक्वायर हो और उसे हम इंसर्ट कर देते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ. सेकेंड है हमारे पास वेक्टर्स. वेक्टर्स हमारे पास ऐसे प्लाज्मिड्स और वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने में हेल्प आउट करते हैं. इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा. ये डीएनए का स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं और जो प्लाज्मा होता है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से छोटा होता है. और जो हमारे पास प्लाज्मा होता है ये सेल के क्रोमोसोम से जो है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर जाता है और इसके अलावा इसमें जो है वो ऐसे जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं होते. ये हमारे पास एक डायग्राम है बैक्टीरियल सेल की जिसके अंदर आप देख सकते हैं बैक्टीरिया का डीएनए, इसके साथ साथ जो है वो प्लाज्मिड या प्लाज्मा प्रेजेंट है जो क्या करता है, इस डीएनए को हेल्प करता है मूवमेंट के लिए इस सेल के अंदर. सेकेंड टाइप है बैक्टीरियोफेज. ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके पास सिंगल न्यूक्लिक एसिड होता है या इनके पास सिर्फ सिंगल एक डीएनए होता है और इस डीएनए के जो जीनोम्स होते हैं वो एक कैप्सिड के अंदर जो है वो कवर होते हैं और वो जो कैप्सिड है वो प्रोटीन से बना होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक वायरस की तरह है. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉस्मिड्स. ये जो है ये हमारे पास हाइब्रिड वेक्टर्स होते हैं जो कम्प्लीमेंट्री एंडिंग साइड पे बेस कर रहे होते हैं और इनके पास 12 न्यूक्लियोसाइड्स का एक सिंगल सेट जो है वो प्रेजेंट होता है. और जो हमारे पास कॉमसेट्स होते हैं इनका साइज बहुत स्मॉल होता है. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. इन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को बेसिकली किसी भी लार्ज पीस ऑफ डीएनए को क्लोन कराने के लिए जो है वो क्रिएट किया गया था. आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड सेकंड वन इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. इन दोनों क्रोमोसोम को जब भी हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं या पुट करते हैं तो इनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स वैसी ही होती हैं जैसे एक नेचुरल क्रोमोसोम की होती हैं. इसीलिए ये टेक्निक जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल थी क्योंकि हम इसमें
किसी भी डीएनए के लार्ज पीस को हम इजीली क्लोन करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स हैं ये किसी भी डीएनए को स्पेसिफिक प्लेस से कट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं इन एंजाइम्स की, जो डिफरेंट बेस पे जाके अपना रोल प्ले करती हैं और वहाँ से जो है वो डीएनए को कट करते हैं और इन साइट्स को हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट्स। नेक्स्ट इन एंजाइम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियेजेस। ये जो एंजाइम है ये किसी भी न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए या फिर कट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइगेजेस। ये एंजाइम किसी भी दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, आपस में कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है और ये जो है ये मॉलिक्यूल्स की डुप्लीकेशन के लिए या फिर उनकी कॉपीज़ बनाने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है टोपोआइसोमेरेसिस एंड गायरेसिस। ये किसी भी सर्कुलर डीएनए को की जो सुपर कॉइल्स होती हैं उनको ऐड करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग एंजाइम्स। ये किसी भी केमिकल ग्रुप को जो है न्यूक्लिक एसिड के साथ ऐड करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं और हमारे पास इसकी एग्जांपल है ट्रांसफेरेजेस। एंड द लास्ट वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक पॉलीमरेज है जो आरएनए टेम्पलेट से डीएनए की डिफरेंट कॉपीज बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को किन किन फील्ड्स में और किस किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हार्मोन प्रोडक्शन, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा वाइटामिन्स प्रोडक्शन, इसके अलावा इंटरफेरोन्स प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, एंजाइम्स प्रोडक्शन, वैक्सीन्स प्रोडक्शन, क्लॉट बस्टर्स और भी इसकी जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जा रहा है। अब फर्स्ट वन इज़ हार्मोन्स प्रोडक्शन। अब डिफरेंट हार्मोन्स हैं जैसे सोमैटोस्टैटिन है, इंसुलिन है, इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो इंसुलिन है वो वर्ल्ड वाइड एक वाइड रेंज में प्रोड्यूस की जा रही है जिसे हम डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ वाइटामिन्स प्रोडक्शन। वाइटामिन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स या हम जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उसे ट्रेस अमाउंट में यूज़ करते हैं। किस लिए? एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होते हैं उसके कोफैक्टर के तौर पे वाइटामिन्स को यूज़ किया जाता है। बहुत से वाइटामिन्स जैसे विटामिन B2 है, इसे जो है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इंटरफेरोन्स प्रोडक्शन की, इंटरफेरोन्स जो है वो प्रोटीन की एक ऐसी क्लास है जिसे उस एनिमल सेल से प्रोड्यूस किया जा रहा है जो वायरस से इन्फेक्टेड होता है और उसे नेक्स्ट किस लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, वो उसी वायरस के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हम लोगों ने एनिमल सेल जो है वो इन्फेक्टेड था और हमने उसी को लेके जो है वो प्रोटीन तैयार की थी। नेक्स्ट वन इज़ एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। ये डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं और इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन। एग्जाम्पल्स में डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो डिफरेंट इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम्स प्रोडक्शन। एंजाइम्स वो प्रोटीन है जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट के तौर पर वर्क करती हैं। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिफरेंट स्ट्रेन्स बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है और उन स्ट्रेन्स में वो सारी करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वैक्सीन की बात करें जो हेपेटाइटिस B और एड्स के अगेंस्ट जो है वो तैयार की जाती है, वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ही हेल्प से जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है और इसकी प्रोडक्शन के लिए हम जो है वो इंटरफेरोन्स का ही यूज़ करते हैं जो हमने लास्ट टाइम अभी पढ़ा है, जिसमें हम लोग किसी भी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म का ही सेल लेते हैं और उससे हम जो है फर्दर प्रोडक्शन करते हैं जो उस वायरस से अगेंस्ट जो है वो हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉट बस्टर्स। ये बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को जो प्रिवेंट करते हैं और इसको हम लोग जो है CVD के पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो हार्ट अटैक के रिस्क को जो है डिक्रीज़ करता है। हमारी बॉडी में नेचुरली क्लॉट डिसॉल्विंग एजेंट प्रेजेंट है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्लॉट बस्टर्स क्या करते हैं, उन प्लाज्मिड के साथ जाके एक्टिवेट होते हैं
और ब्लड की जो है वो क्लॉटिंग करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक का जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन से जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, और ये ब्लड क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स जो हैं वो यंग सेल्स होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें कैपेसिटी होती है कि ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ बना सकें, जैसे कि ब्रेन टिश्यूज़, स्टमक टिश्यूज़ या फिर हार्ट टिश्यूज़ में जो है वो डेवलप हो सकें। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए इन स्टेम सेल्स से हम लोग जो है वो ब्रेन सेल्स या स्टमक सेल या हार्ट के सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम उन सेल्स को किसी भी ह्यूमन ऑर्गन से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के स्टमक सेल्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं तो हम इन स्टेम सेल्स से वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस को यूज़ करते हुए वो स्टमक के वो सेल्स जो हैं हम लोग आर्टिफिशली बना के और हम उस ह्यूमन के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो स्टेम सेल ट्रांसफरिंग का जो प्रोसेस है वो किसी भी टिश्यू डोनेटिंग प्रोसेस से जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और ज़्यादा जो है वो सेव हो सकता है, और ये उन सेल को रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो दोबारा से रीग्रो नहीं कर सकते। जैसे जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो एक दफ़ा अगर डैमेज हो जाएं तो वो रीग्रो नहीं कर सकते, तो अगर हम स्टेम सेल से वो ब्रेन सेल्स प्रोड्यूस कर लें तो हम लोग ईजीली इन डैमेज सेल से जो है वो इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक सबसे बड़ी जो है वो अचीवमेंट है। ये था जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के डिफरेंट स्टेप्स को स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाने से पहले एक दफ़ा फिर हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।